आधुनिक काल की विविध विधाएं का मतलब है, जैसे भारतेंद्र युग में कुछ विधाएं विकसित हुई, कुछ द्विवेदी युग में, कुछ छायावाद के समानांतर प्रगत प्रयोग, नई कविता अकविता के समानांतर। इसी में नई कविता के तत्काल बाद नवगीत आंदोलन चलता है। ये 1958 ईस्वी से इसका प्रस्थान बिंदु माना जाता है। नवगीत आंदोलन, गीत तो बहुत होते हैं, लेकिन इसमें जब नयापन लाया जाए, इसमें जब नूतनता लाई जाए और इन गीतों में नयापन या नूतनता आ कैसे सकती है, जब हम अपनी खोई हुई अस्मिता की तलाश करते हैं, खोई हुई अस्मिता की तलाश करते हैं, या रागात्मक अनुभूतियाँ व्यक्त करते हैं, या अपनी संवेदनाओं या संवेदनशीलता को प्रस्तुत करते हैं। इसके पूर्व के गीतों में जब गीत चल रहे थे या गाए जा रहे थे, तो वहाँ पर गीतों में कई श्रेणियाँ थी। जैसे हम लोग अवधी क्षेत्र के गीतों को देखें, ब्रज क्षेत्र के गीतों को देखें, कहरवा, बेलवरिया, बिरहा, आल्हा, सोहर, गारी, मांगलिक गीत, तमाम तरह के ये गीत गाए जाते थे। धोबियों का गीत अलग, कहारों का गीत अलग, चरवाहों का गीत अलग, और उन गीतों में प्रश्नांकुल मुद्रा भी होती थी, लेकिन भावनाओं को उड़ेलने का प्रयास नहीं किया जाता था। उसमें रागात्मकता थी, लयबद्धता थी, लेकिन वो किसी को प्रतीक मानकर गाए जाते थे। जैसे सोहर छंद, जो सोहे, सोहे यानी सुंदर लगे। जैसे तुलसी के यहाँ राम लला नहछू, राम लला नहछू सोहर छंद में गाया गया है। न नाखून, नख जिसे हम कहते हैं, नख, ख का ह हो जाता है, महाप्राण ध्वनियाँ ह में बदलती हैं, तो नख को नह, और नहछू का आशय था कि नाखून को छूना। विवाह के अवसर पर वर या कन्या को कुछ कुमारी कन्याओं के द्वारा हल्दी और दूब से उनके नाखूनों को, उनके शिखा को स्पर्श किया जाता था, इसलिए उसे नाम दिया गया नहछू। गारी भी एक प्रकार का ऐसा गीत था जहाँ पर लोगों की संवेदनाएं उनके साथ मिली होती थी। उन संवेदनाओं के साथ साथ उनकी अनुभूतियाँ, और उनकी अनुभूतियों में ये देखने का प्रयास किया जाता था कि हमारे यहाँ का जो अभ्यंतर है, मेहमान है, आगंतुक है, हम उसका स्वागत कैसे करें। ख़ास तौर पर भोजन के अवसर पर
गारी जैसा गीत गाते थे। अनेक अन्य मांगलिक गीत थे, बच्चे के जन्म से लेकर उपनयन संस्कार, पठन पाठन, तमाम उसके जीवन क्षेत्र के मांगलिक गीत थे। विरहा, चैती, कहरवा ये ऐसे गीत हैं जो चरवाहों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। आल्हा भी पावस ऋतु में सबसे ज़्यादा बैसवाड़े में इसका गायन होता है। इन गीतों में एक कथा होती है और जब कथा चलती है तो आपकी अनुभूतियाँ, आपकी संवेदनाओं का उच्छ्वास उतना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस कथा प्रसंग पर है और उस कथा प्रसंग को आप कितने आत्मीय ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, वहाँ गीत होता है। लेकिन नवगीत उससे भिन्न है। यह अनुभूतियों, संवेदनाओं की निरंतर तलाश करता है। ये अपनी खोई हुई अस्मिता की पहचान भी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अपनी क्या वेदना हो, हमारी अपनी क्या संवेदना हो। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता जिसने सुसाइड किया, उस पर उसी के किसी मित्र ने एक कविता बनाई। वह कविता एकदम नएपन से युक्त है। उसमें नवगीत का प्रभाव कह सकते हैं, उसमें नूतनता है। क्यों? क्योंकि उसने उस कष्ट को देखा था, अपनी वेदनाओं संवेदनाओं से उनके कष्ट को देखा था कि किन कारणों से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो कभी कभी अगर वही सुसाइड न करके वो अपनी भावनाओं की, अपने संघर्षों की रागात्मक अभिव्यक्ति करते तो वह नवगीत आंदोलन में आ जाता। तो एक प्रकार से नवगीत आंदोलन को अलग अलग लोगों ने अपने ढंग से परिभाषित किया। हमें ये जानना है कि नवगीत आंदोलन की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद सिंह से होती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक संग्रह प्रकाशित किया था जिसमें इन्होंने नवगीतकारों की रचनाओं या गीतों का संकलन नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से 3 खंडों में इसे प्रकाशित किया। इसके बाद रविंद्र भ्रमर आते हैं। इन्होंने भी नवगीत आंदोलन को अपने ढंग से परिभाषित किया। फिर माहेश्वर तिवारी, शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र भ्रमर, राजेंद्र अवस्थी, नीरज और अनेकानेक विद्वान या गीतकार इस श्रेणी में आते हैं जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो हमें बस इतना जानना है कि नवगीत आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है या किनके द्वारा की गई है। प्रश्न बस इतना ही यहाँ से बनता है। अब आता है गद्य गीत। यूँ तो गद्य गीत विधा में हम देखें तो वियोगी हरि जैसे कवि आते हैं द्विवेदी युग के और वो गद्य गीत भी लिखते हैं। लेकिन गद्य गीत में इस आंदोलन को छायावादी परिवेश में प्रस्तुत किया गया था और काव्य नाटक ये द्विवेदी युग की देन है। काव्य नाटक और गद्य गीत में थोड़ा बहुत हम अंतर भी कर सकते हैं। अंतर ये है कि गद्य गीत, गद्य को गीतात्मक ढंग से प्रस्तुत करना या गीतों को गद्य में प्रस्तुत करना ही गद्य गीत है। और इधर काव्य नाटक का मतलब होता है कि वह नाटक जो काव्यात्मक ढंग से पद्यों में प्रस्तुत किया जाए या जिसे हम लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें, उसे आप काव्य नाटक कहते हैं। दूसरा, इसकी परिभाषा अगर दें तो आप कह सकते हैं कि काव्य की वह विधा जो संवाद शैली में प्रस्तुत की जाए। नाटक का लक्षण है संवाद।
नाटक की विशेषता है संवाद। तो काव्य की वह विधा जो संवाद शैली में प्रस्तुत की जाए उसे आप काव्य नाटक कहते हैं। तो हिंदी का पहला काव्य नाटक, इसे गीत नाट्य भी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद का करुणालय है जो 1913 में प्रकाशित हुआ। बाद में पंत का ही है शिल्पी रजत शिखर, सौवर्ण, निराला का पंचवटी प्रसंग, इस प्रकार से काव्य नाटक की विधाएं आई। तो इसकी शुरुआत काव्य नाटक की 1913 में करुणालय से होती है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला गीत नाट्य कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय है और यह 1913 में प्रकाशित हुआ था। आपसे इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से प्रस्तुत पूछा जाता है कि हिंदी का पहला गीत नाट्य किसे कहते हैं, तो करुणालय। फिर प्रश्न आता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला गीत नाट्य किसे माना। तब डॉक्टर नगेंद्र हों या जो भी विद्वान समीक्षक हों, सबने गीत नाट्य की शुरुआत या काव्य नाटक की शुरुआत करुणालय से ही मानते हैं। हमें एक दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है, वो ये कि गीत नाट्य या काव्य नाटक किस युग में शुरू हुआ या इसका प्रस्थान बिंदु कौन सा युग है, तो इसे नाम देते हैं द्विवेदी युग। चूँकि 1913 ये द्विवेदी युग का चरमोत्कर्ष है। गद्य गीत विधा ये 1929 से शुरू होती है, इसलिए इस विधा को हम लोग छायावाद काल में मानते हैं। नवगीत आंदोलन 1958 ईस्वी। अगर क्रम आपसे पूछा जाता है तो प्रगतिवाद, इसका प्रस्थान बिंदु यानी इसकी शुरुआत होती है 1936। फिर प्रयोगवाद, इसका तार सप्तक से इसकी शुरुआत मानी जाती है 43। इसके बाद आता है नई कविता। नई कविता की शुरुआत होती है 1954। फिर आता है प्रपद्यवाद, जिसे आप नकेनवाद भी कहते हैं, ये आता है 1956। फिर आपका है नवगीत आंदोलन, ये आता है 1958। फिर आता है अकविता। अकविता इसे आप शामिल करते हैं 1960। फिर आता है समकालीन कविता, हालांकि अकविता के बाद का ही ये दौर है, इसे हम 1970 उसके आगे देते हैं। तो एक प्रकार से ये वे विधाएं हैं जिनका अंत नहीं हुआ। किसी ने प्रगतिवाद के अंत की घोषणा नहीं की, किसी ने प्रयोगवाद के अंत की घोषणा नहीं की, किसी ने नई कविता के अंत की घोषणा नहीं की। प्रपद्यवाद एक बिहार के 3 कवियों नरेश कुमार, केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, फिर केसरी कुमार और फिर नरेश कुमार, इन तीनों के प्रथम नाम से ये नकेनवाद शुरू हुआ। तो नकेनवाद, नलिन विलोचन, केसरी कुमार, नरेश कुमार, और इन्हीं नकेनवाद से ये चला क्या, प्रपद्यवाद। तो 1956 ईस्वी में प्रपद्यवाद की शुरुआत होती है, लेकिन यह एक बिहार या पटना तक ही सीमित रहा, आगे पूरे देश में इसका विस्तार या प्रसार न हो सका। तो हमें जो क्रमशः जानना है वो ये, प्रगतिवाद नेट में कालक्रम पूछता है, प्रयोगवाद 43, नई कविता 54, फिर नवगीत 58, अकविता 60, उसके बाद के कई काव्य आंदोलन चले। होता यूँ है कि जैसे प्रगतिवाद से अपनी काव्य यात्रा शमशेर और मुक्तिबोध ने शुरू की, लेकिन ये लोग फिर आगे चल करके मुक्तिबोध तार सप्तक में थे, शमशेर सीधे चले गए दूसरे सप्तक में। तो एक प्रकार से ये लोग प्रयोगवाद में भी रहे और फिर नई कविता के दौर में भी रचनाएं किए। स्वयं प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अज्ञेय ने प्रयोगवाद में तो काव्य रचना शुरुआत की ही, नई कविता का नामकरण अज्ञेय द्वारा ही हुआ और अज्ञेय नई कविता के समानांतर चलते रहे। नवगीत आंदोलन चला तो नवगीत आंदोलनकारों ने केवल गीतात्मक अभिव्यक्ति की, अपनी संवेदनाओं को एक रूप दिया, आकार दिया। अकविता में निषेध और अस्वीकार की भावना थी और निषेध अस्वीकार की भावना ने सबसे ज़्यादा
एक विद्रोही वर्ग खड़ा किया, जिसे आप वैचारिक या बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, और यह बुद्धिजीवी वर्ग आज की भाषा में शहरी नक्सलवाद भी इसे कह सकते हैं। तो इन लोगों ने ऐसे लोगों को समर्थन दिया जो देश में नकारात्मक भाव को ज़्यादा बढ़ाते थे, जिन्हें शासन सत्ता से मोह नहीं था, जो शासन सत्ता के विपरीत अपने कार्य करते थे। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये समकालीन जो बुद्धिजीवी हैं या वैचारिक दृष्टिकोण के लोग हैं वो आते हैं। लेकिन पूरी पीढ़ी इसमें विद्रोही नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके समानांतर अपनी रचनाएं करते हैं। कुंवर नारायण इसमें नहीं आते हैं, वो नई कविता के कवियों में आते हैं, लेकिन 2008 में उन्हें आप देखेंगे 2005 में ज्ञानपीठ सम्मान मिला, या कुंवर नारायण का भी निधन हुआ पिछले वर्ष 12 में पद्म भूषण सम्मान मिला। तो एक प्रकार से 2000 के यानी 21वीं सदी के 2 दशकों तक भी नई कविता के कवियों ने अपनी रचनाएं की। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि काव्य आंदोलनों का कालक्रम पूछता है, एक कभी कभी इनकी विशेषताएं पूछ लेता है जिन्हें हम लोगों ने चर्चा कर ली हैं, और दूसरा आता है कि कौन कौन कब इस श्रेणी में आते हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं और इन्हीं तीनों के क्रम में ये चलता है। हमें इसके अतिरिक्त अब जानना है कि गद्य की विधाएं कौन सी हैं। आधुनिक काल में जो गद्य विधाएं शुरू हुई, उन गद्य विधाओं में आप देखेंगे भारतेंदु तो सीधे सीधे कहते हैं कि आधुनिक गद्य विधा की शुरुआत नाटक से मानी जाती है। शुक्ल जी भी इसी बात को अपने ढंग से कहते हैं कि आधुनिक गद्य विधा की शुरुआत नाटकों से ही माननी चाहिए। तो नाटक से गद्य की विधाएं शुरू होती हैं, और जब नाटक के से गद्य की विधाएं देखेंगे तो हम लोग यहाँ एक शीर्षक दे सकते हैं कि आधुनिक गद्य की विविध विधाएं। आधुनिक काल में जो गद्य की विविध विधाएं हैं, इसमें उपन्यास 1, नाटक 2, यात्रा वृत्त 3, पत्र साहित्य 4, जीवनी 5, आत्मकथा 6, आलोचना 7, निबंध 8। ये 8 विधाएं हैं जो भारतेंदु युग में शुरू हुई। इन विधाओं को हम लोग भारतेंदु युग से मानते हैं। अब दूसरी विधा फिर देखिए, कहानी संस्मरण। कहानी संस्मरण। अब इसमें जो देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि कहानी क्रम में चले, संस्मरण बाद में आ जाएगा। कहानी के बाद है काव्य नाटक। काव्य नाटक, काव्य नाटक के बाद आएगा संस्मरण। तो इसमें जो देखेंगे संस्मरण में, उसमें 2 विधा महत्वपूर्ण है। वो ये कि संस्मरण पद्म सिंह शर्मा से मानते हैं, ये प्रसाद से मानते हैं, और ये किशोरीलाल गोस्वामी से मानते हैं। तो ये 3 विधाएं हम देखते हैं द्विवेदी युग में शुरू होती हैं। इसके बाद छायावाद। छायावाद में 4 महत्वपूर्ण विधाएं हैं। 1, गद्य गीत जो छायावाद में शुरू होती है। दूसरी विधा आती है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज। तीसरी विधा है रिपोर्ताज न देकर रेखा चित्र। रेखा चित्र। और तीसरी विधा है शिकार साहित्य। शिकार साहित्य। ये आपकी छायावाद में महत्वपूर्ण विधा है। फिर प्रगतिवाद का दौर जब शुरू हुआ तो प्रगतिवाद के दौर में रिपोर्ताज शुरू हुआ। रिपोर्ताज। और फिर जब नई कविता का दौर शुरू हुआ तो नई कविता में ही नवगीत आंदोलन चलता है। नवगीत आंदोलन। तो एक प्रकार से ये गद्य की विधाएं हैं। कौन कौन? नवगीत तो लेटेस्ट हो गई,
रिपोर्टाज, शिकार, रेखाचित्र, गद्य गीत, संस्मरण, काव्य नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, पत्र साहित्य, यात्रावृत्त, नाटक और उपन्यास। तो ये 2, 3, 5, 3, 8 विधाएं भारतेंद्र युग में शुरू हुई, 3 विधा द्विवेदी युग में, 3 विधा छायावाद में और एक प्रयोगवाद में और एक प्रगतिवाद में और एक नई कविता में। तो एक प्रकार से लगभग 16 विधाएं हैं आधुनिक गद्य की। और इन विधाओं पर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि कौन युग प्रवर्तक है और उसी के अनुसार हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिर इसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि इससे हमें अध्ययन में सुविधा हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में अनुकूल स्थितियां दिखें। जैसे आप उपन्यास लीजिए, उपन्यास, तो इसमें इसको आप कई रूप में वर्गीकृत करिए। पहले सीधे आ जाइए उत्पत्ति, कब उत्पत्ति हुई उपन्यास की और इसका प्रवर्तक कौन है, किसने शुरू किया। अब सीधे आइए प्रेमचंद उपन्यास विधा के युग प्रवर्तक हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो प्रेमचंद को केंद्र में रखिए और सीधे आइए प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और फिर प्रेमचंदोत्तर युग। अब यहां जब आएंगे प्रेमचंद पूर्व युग, सीधे भारतेंदु पूर्व युग, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग। 1906 में प्रेमचंद उपन्यास विधा में प्रवेश करते हैं। तो ये हो गया प्रेमचंद युग। प्रेमचंदोत्तर युग को कई वर्गों में बांटिए, जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास एक, दूसरा हो जाएगा सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, तीसरा हो गया सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास, और फिर हो जाएगा प्रगतिवादी उपन्यास। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर के बाद आप यहाँ हेडलाइन दीजिए स्वातंत्रोत्तर उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास। इसको 2 वर्गों में बांटिए, एक आधुनिक और दूसरा समकालीन। अब आधुनिक में सीधे आप आ जाइए आंचलिक उपन्यास। तो आंचलिक उपन्यास इस तरह से जब आप वर्गीकृत करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि भारतेंदु के पूर्व कौन कौन उपन्यासकार हैं उनका नाम जान जाएंगे, ऑटोमेटिक रचनाएं तैयार हो जाएंगी। भारतेंदु युग के लोगों का नाम जान जाएंगे, रचनाएं तैयार हो जाएंगी। द्विवेदी युग में कौन कौन आए उनको जान लेंगे। फिर प्रेमचंद युग में कौन कौन उपन्यासकार हैं। फिर मनोवैज्ञानिक में जैसे आपने कहा जैनेन्द्र, आपने कहा गें, आपने कहा इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, देवराज। तो ये एक प्रकार से 6 लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास में आ गए। और जब आपसे प्रश्न आता है कौन मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आता है कौन नहीं आता है, उसी प्रकार जैसे प्रगतिवादी उपन्यास में लें तो यहाँ आपका राहुल सांकृत्यायन से शुरू करेंगे। राहुल के बाद नागार्जुन आ गए, नागार्जुन के बाद यशपाल आ गए, यशपाल के बाद सीधे आप देखेंगे मनमथ नाथ गुप्त आ गए, मनमथ नाथ गुप्त। इसी श्रेणी में रांगे राघव, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। तो इनको आप प्रगतिवादी श्रेणी में रख लिए। सामाजिक यथार्थवादी में निराला हो गए, उग्र हो गए,
फिर अंचल हो गए, फिर भगवती चरण वर्मा हो गए। तो इस तरह से जब आप वर्गीकरण करेंगे तो न केवल हमें इस कोटि के कथाकारों का ज्ञान होगा, अपितु उनकी रचनाओं का भी ज्ञान हम क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमें इसका वर्गीकरण करना होगा। तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। अब जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हैं तो थोड़ा सा आपको तकनीकी का प्रयोग करिए। तकनीकी यानी याद करने की तकनीकी से हम प्रेमचंद के सारे उपन्यासों का क्रम जान लेंगे, सूत्र बना करके याद कर सकते हैं। जैसे पहला है देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, क्रम जो चलता है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये कालक्रम बन जाता है। अब अगर इसको सूत्र बनाना हो तो एक एक अक्षर ले लीजिए। प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, प्रेम रंग काया निर्मल गबन कर्म गोदान हुआ। पूरा उपन्यासों का क्रम बन जाता है। कहने का मतलब प्रेमचंद नाम है, प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, प्रेम रंग काया निर्मल गबन कर्म गोदान भया। ये उपन्यास इसी क्रम में रटे जा सकते हैं। तो ऐसे जितने उपन्यासकार हैं उनके उपन्यासों का क्रम हम चाहें तो काल क्रम से नेट में क्वेश्चन आता है और उसी क्रम से इन्हें हम तैयार कर सकते हैं। तो अब गद्य की विधाएं चल रही हैं, तो इन विधाओं को हम क्रमशः आगे करते जाएंगे। ठीक।